तो ध्यान देंगे। क्या हम लोग पढ़ रहे थे बताइए प्रीवियस क्लास में? अच्छा, क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, लिखने के लिए ना। ठीक। ठीक है, उसको हम चेक कर लेंगे। और वैसे कौन सा टॉपिक हम लोग देख रहे थे मुझे बताइए। अच्छा, प्रोसेस शेड्यूलिंग का हम लोग टाइप पढ़ चुके थे ना। तो ध्यान देंगे सभी लोग। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। ठीक है। और उसमें आपने देखा था कि दो तरह का प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। ठीक है। प्रीम्पशन और नॉन प्रीम्पशन, या उसको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। दो तरह का प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है। और आपको मालूम है कि प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है। ठीक है। किसमें शेड्यूलर पावरफुल होता है? प्रिमिटिव में। ठीक है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है उस चीज को। ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, उसको लिखिएगा। हो सकता है कि वो चीज आपको पीडीएफ में न हो, इसलिए आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखिएगा। मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस रहता है अवेलेबल, वो नंबर ऑफ प्रोसेस को हम लोग कैसे शेड्यूल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये किसके थ्रू डिसीजन लेते हैं हम लोग? प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू डिसीजन लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। इन दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, in this scheduling algorithm we create schedule for executing number of process to the CPU. To the CPU. Its main objective is to manage the concept of multi-programming. There are
there are the following criteria of process scheduling algorithm या ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, ऑब्जेक्टिव्स। माइक ऑफ रखिए। फर्स्ट में टू इंक्रीज CPU utilization, second to increase थ्रूपुट। ये टर्म मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होगा। टू इंक्रीज, टू डिक्रीज, टू डिक्रीज टर्न अराउंड टाइम, to decrease waiting time, to decrease response time। आइए पहले मैं इसको समझा देता हूं। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग तो आप पहले भी प्रीवियस क्लास में भी मैंने समझाया था कि प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं। प्रोसेस को शेड्यूल करने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाता है या सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है। ठीक है, तो प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम का सहारा लेते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स है, बहुत सारा एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम के मदद से हम लोग नंबर ऑफ प्रोसेस को क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं। ठीक है, सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू अलग अलग प्रोसेस है प्रोसेस को शेड्यूल कराने का, राइट। तो आप जानते हैं ना कि मल्टी प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हमारे पास बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोसेस अवेलेबल है, लेकिन कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास एट ए टाइम तो एक ही बार जाएगा ना, लेकिन वो कब जाएगा, ठीक है, कब रिमूव होगा, कब एग्जीक्यूट करेगा, कब वेटिंग टाइम में रहेगा, इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को है। ठीक है, तो कहा जाता है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को मेनली डेवलप किया गया मल्टी प्रोग्रामिंग को सही तरह से मैनेज करने के लिए। आप कह सकते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ या मेन पर्पस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज टू मैनेज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग टेक्निक को इंप्लीमेंट करने के लिए नंबर ऑफ प्रोसेस को क्या किया गया, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज किया गया, राइट। अब यहाँ पे पूछता है व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रोसेस को जब शेड्यूल करेंगे तो वहां पर क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव होगा, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन। हम चाहेंगे कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन सही से बैठे, सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए।
ऐसा कोई टाइम ना आए कि सीपीयू वेट करे किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। हमेशा उसके पास कोई ना कोई प्रोसेस अवेलेबल रहना चाहिए। अगर सीपीयू के पास कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है तो वो टाइम आइडल टाइम कहलाएगा। क्लियर? ठीक है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% होना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन वहां पे इंक्रीज करें। अब यहाँ दूसरा टर्म है थ्रूपुट। थ्रूपुट कहने का मतलब एक फिक्स टाइम यूनिट में कितना नंबर ऑफ प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट कर रहा है। एक टाइम यूनिट में कितना नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। हम चाहेंगे ना कि 1 सेकेंड में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट करे, 5 सेकेंड में 10 नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट करे, 20 करे, मैक्सिमम जितना मैक्सिमम। हम चाहेंगे ना कि एक बार जब लेक्चर हम दे रहे हैं, जितना हो सके स्टूडेंट वहां पे उस कॉन्सेप्ट को गेन करे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट कहने का मतलब कि एक टाइम यूनिट जो दिया गया उसमें नंबर ऑफ प्रोसेस, जितना नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है उसी को कहते हैं थ्रूपुट। तो आप ही बताओ, थ्रूपुट घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। सीपीयू यूटिलाइजेशन करने का मतलब यूज होना, सीपीयू यूज होना। हम चाहेंगे ना कि सीपीयू हमारा 100% बिजी रहे, यूटिलाइज हो, हमेशा उसके पास क्या हो, नंबर ऑफ प्रोसेस। तुम चाहोगे कि हमारे पास सीपीयू के पास कोई भी नंबर ऑफ प्रोसेस न रहे। ठीक है। हम चाहेंगे कि सीपीयू का 100% क्या हो, यूटिलाइजेशन हो। तो वही वहां पर है इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्लियर है दोनों पॉइंट? ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना है आपको, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होना चाहिए, थ्रूपुट भी इंक्रीज होना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम, अब टर्न अराउंड टाइम यहां समझना है। ठीक है, ध्यान दो। अब किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम। कहने का मतलब कि प्रोसेस सीपीयू के पास किस समय सबमिट किया गया, प्रोसेस सीपीयू के पास किस समय सबमिट किया गया और कब कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ, उसी टाइम इंटरवल को क्या कहेंगे, टर्न अराउंड टाइम कहेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि मेरे पास 10,000 रुपीज है। ठीक है, आप कल जाकर बैंक में जमा कर देना। ठीक है। आप घर से निकले 12 बजे, राइट, 12 बजे दिन में आपने घर से निकला। ठीक है, और आप बोरिंग रोड एसबीआई ब्रांच में आपको मैंने बोला जमा करने के लिए। अब घर से आपने निकल गया। ठीक है, अब घर से आप निकले, बीच में आप फ्रेंड से मिलने या खाना खाने लगे या कहीं क्या करने लगे, उससे मुझे टाइम से कुछ मतलब नहीं है। आपका जो पर्पस के लिए मैंने जो वर्क आपको दिया था, असाइन किया था, आप जिस समय बैंक में इंटर कीजिएगा, जिस समय बैंक में आप क्या करोगे, इंटर करोगे, उस समय से ना समय चालू होगा। आपने बैंक में क्या कर गया, इंटर कर गया। अब आपका कब काम फाइनल हुआ, ठीक है, जब तक डिपॉजिट नहीं होगा तब तक आप बैंक में रहोगे ना। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन क्या कहलाएगा, टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। आपको पैसा जमा करने में 1 आवर भी लग सकता है, 2 आवर भी लग सकता है, हाफ आवर भी लग सकता है ना। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। बिल्कुल, ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के लिए, कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। नहीं, वैसे नहीं, समय नहीं, वो तो एग्जीक्यूशन टाइम कहलाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने में जो समय लगेगा वो तो एक ऐप को स्टार्ट होने में जो समय लगेगा वो तो एग्जीक्यूशन टाइप हुआ। जैसे ऐप आपने कब डेवलप करना स्टार्ट किया और कब बनकर कंप्लीट हुआ, आपने प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया बनाने के लिए और कब बनकर रेडी हुआ, उस टाइम फेज को, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे, टर्न अराउंड टाइम कहेंगे। यानी प्रोसेस सबमिशन का टाइम और कंप्लीट एग्जीक्यूट करने का टाइम, कब कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ, उस टाइम गैप को हम लोग क्या कहेंगे, टर्न अराउंड टाइम कहेंगे। राइट? ठीक है। वेटिंग टाइम, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस जितने समय तक वेट करेगा, किसी भी प्रोसेस को, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, प्रोसेस जितने समय तक वेट करेगा वो क्या कहलाएगा, वेटिंग टाइम कहलाएगा। जितने समय तक प्रोसेस आपका रेडी क्यू में रहेगा, रेडी क्यू में तो हमारा 10 प्रोसेस है ना, मान लो कि रेडी क्यू में हमारा क्या है, 10 प्रोसेस है। ठीक है,
अब 10 सभी प्रोसेस क्या एक ही बार सीपीयू के पास चला जाएगा? वेट करेगा ना। तो कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में जितने समय तक अवेलेबल रहता है वो क्या कहलाता है? उस प्रोसेस का वेटिंग टाइम कहलाता है। ठीक है। आप जब आपको कुछ एल्गोरिथम तो अंजय सर बताए हैं ना, ठीक है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो और थोड़ा सा आपको सहूलियत होगा कि आप कुछ टर्म उसमें समझें। लेकिन यहाँ पे आप हर टर्म को समझते चलेंगे। ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम क्या हुआ? रिस्पॉन्स टाइम रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर, ठीक है, हम चाहेंगे ना कि रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज हो। अब तुम चाहोगे कि जैसे सपोज ऐसे समझो रिस्पॉन्स टाइम, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अगर आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स दिया यानी आपने तुरंत बोला तो फास्ट रिस्पॉन्स हुआ ना, ठीक है। तो नहीं तो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज होना चाहिए, घटना चाहिए ना। अब रिस्पॉन्स टाइम अगर तुम 2 मिनट लोगे समय और केशव ने लिया 1 मिनट समय, तो तुम्हारा तो रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होना बेटर नहीं ना हुआ? घटना चाहिए ना। हाँ, हनुमान जी, जो आप थे हनुमान जी ना, ठीक है। अब राम के लिए हनुमान ना। अब कोई काम कहिए तो अब कौन वहां पर कौन, अब सब सोच रहा है कि कौन जाएगा कौन काम। अब एक तो मान ली कि हम कुछ आपको बोल दिए कोई काम के लिए, आप सोचने लगो कि अब सर का एक काम कौन करेगा। तो अब मान लो कि इसने तुरंत रिस्पॉन्स दिया या इसने दिया, अब कौन फास्ट रिस्पॉन्स दिया? तो वहां पर जो सर आप लोग को बताए थे डायरेक्टर सर, वहां हनुमान जी ना फास्ट रिस्पॉन्स देते थे। तो वो चीज, तो रिस्पॉन्स टाइम आपका, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज कर जाए। इंक्रीज डिक्रीज में अभी भी तुमको डाउट हो रहा है जी, फिर से समझो। हाँ, जैसे नहीं हम समझा रहे हैं, तुमको समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर। अब आप वहां पे जब इसका आंसर दिए तो हो सकता है कि आपने वहां पर 1 मिनट डिले किया या 2 मिनट डिले किया या 3 मिनट डिले किया या 4 मिनट डिले किया, ठीक है, और उससे मैंने बोला तो वो वहां पर जैसे मैंने पूछा फास्ट रिस्पॉन्स दिया, फास्ट रिस्पॉन्स दिया। तो रिस्पॉन्स इस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए? घटना चाहिए ना। नहीं, जो तुम जवाब दे रहे हो क्या? एक्सेस टाइम तो अलग हो गया, उसको एक्सेस करने में जो समय लगता है, किसी चीज को एक्सेस करने में जो समय लगता है, मान लो कि सीडी ड्राइव आपने लगाया, सीडी ड्राइव में आपने सीडी लगाया, सीडी लगाया ना, तो सीडी जब आपने लगाया तो सीडी को रीड करने में जो एक्सेस करने में जो समय लगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम में आपका क्या हुआ कि जैसे मैंने कुछ पूछा, आपने फास्ट रिस्पॉन्स दिया, यानी वहां पे फास्ट रिस्पॉन्स दिया, क्विकली रिस्पॉन्स दिया। तो रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे जस्ट अपोजिट समझो, रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज होना और इंक्रीज होना। अब मान लो कि वो 5 मिनट समय लिया और आपने समय लिया 2 मिनट, तो बेस्ट कौन सा हुआ? 2 मिनट। उसने तो रिस्पॉन्स टाइम सीधे वो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, 8 मिनट समय ले लिया वो। तो रिस्पॉन्स टाइम हम चाहेंगे ना कि घटे रिस्पॉन्स टाइम, फास्ट तुम रिस्पॉन्स दोगे तो रिस्पॉन्स टाइम तुम्हारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। रिस्पॉन्स टाइम में आप इतना समय ले लिए, इतना को, तब तो रिस्पॉन्स टाइम को आप इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए रिस्पॉन्स टाइम को, मोटा मोटी समझो। आ रही बात समझ में? इतना इसमें समझना ही नहीं, अब इसी टाइम तो सर डिक्रीज करता है। हाँ हाँ बिल्कुल जितना टाइम डिक्रीज होगा उतना ही बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो एक्सेस टाइम हुआ। हाँ, एक्सेस टाइम। वेटिंग टाइम का एग्जांपल जैसे मान लो कि, ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, वेटिंग टाइम का एग्जांपल की रेडी क्यू में कितना बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोसेस होगा, ठीक है,
बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोसेस होगा। जैसे फिर एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि आप 4 स्टूडेंट बैंक में कल जाकर मेरा पैसा 10-10 हजार जमा कर दो, ठीक है। अब वहां पर आप बैंक में आप गए, ठीक है, बैंक में गए और बैंक में तो आप पहुंच गए, बैंक में पहुंच गए ना। अब चारों को अब बैंक में कितने समय वेट करना पड़ रहा है वहां पे। अब जब तक आपका पैसा अमाउंट जमा नहीं कर देते हो तब तक तुम बैंक में जितने समय तक रहते हो वो तुम्हारा क्या हुआ, वेटिंग टाइम। जब तक तुम्हारा काम फाइनल नहीं हुआ तब तक तो तुम वेटिंग में हो ना। और जैसे ही तुम सीपीयू वहां कौन सा है, सीपीयू वहां कौन सा है, वहां पे जो नहीं, जो वहां पे कर्मचारी एकदम फ्रंट में पहुंच गए, पैसा आप जमा कर दी। जब आपने जमा किया उसी समय प्रोसेस आपका एक तरह से क्या हुआ, सीपीयू के पास गया। अब उसी तरह से डॉक्टर वाला भी, आप क्लिनिक में गए हो, आप वेटिंग क्यू में वेट कर रहे हो ना, ठीक, आपका नंबर लगा हुआ है। जब तक हम डॉक्टर के चेंबर में नहीं चल जाए तब तक तो आप वेटिंग मोड में हो ना। कहते हो ना कि अरे वहां डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा क्राउड था, 5 घंटा समय लग गया, तो 5 घंटा डॉक्टर को देखने में लग गया। तो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जितने समय वो रेडी क्यू में रहेगा वही क्या कहलाएगा, वेटिंग टाइम कहलाएगा। आ रही बात समझ में? वेटिंग टाइम। क्या कुछ बोल रहे हो? फिर भूल गया जी लिखने वाला। मुझे इधर पढ़ा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं टेक्स्ट पे। अगर पता चल गया तो फिर वार्निंग दिए थे ना हम। सर ये था बताइए तो सर। हर्षराज था, हर्षराज यस तुम हो यहाँ जी, तुम लिख रहा था कुछ क्या, स्क्रीन पे कुछ लिख रहे थे हर्षराज? नहीं सर, ये पेन चालू था, हमको मालूम नहीं चला। आउटपुट निकला नहीं, गलत। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षराज तुम्हारा है? अच्छा, तुम्हारे उससे लॉगिन है नहीं? चलो ठीक। हाँ तो ध्यान दीजिए। हाँ तो क्लियर है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम ना। अब मैं इसे रिलेटेड, सर। हाँ कुछ पूछ रहे हो? यस सर, थ्रूपुट के बारे में पूछ रहे सर, ये वाला थोड़ा। थ्रूपुट कहने का मतलब कि जो भी एक टाइम यूनिट है, एक टाइम यूनिट में कितना नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तुम जैसे मान लो कि सुबह आप टहलते हैं, आप लोग की एज में तो कोई नहीं टहलता है, मे बी आप लोग कुछ टहलते होंगे, ठीक है। अब मॉर्निंग में उठे और टहलना स्टार्ट किए। अब तुम रहता है ना कि तुम एक टाइम फिक्स कर लियो कि हम आधा घंटा टहलेंगे। अब तुम चाहोगे ना कि आधा घंटा में हम 4 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चले। तो 6 किलोमीटर चलना वहां पर क्या हुआ, थ्रूपुट उसका अच्छा ना, थ्रूपुट हुआ, रिजल्ट उसका हुआ ना थ्रूपुट ज्यादा। यानी वो आधा घंटा में 6 किलोमीटर चला और आप चले 4 किलोमीटर, ये चले 3 किलोमीटर, आप चले 2 किलोमीटर, तो किसका थ्रूपुट हम सही कहेंगे, 6 किलोमीटर। तो वही तो यहाँ पर मैंने बोला कि एक टाइम यूनिट में कितना नंबर ऑफ प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करेगा, जितना नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा वही कहलाता है थ्रूपुट। यानी अमाउंट ऑफ वर्क, जो आप वर्क कर रहे हैं उसका अमाउंट, कितना आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो एक फिक्स टाइम में, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। समझ गए? तब सर सर टर्न अराउंड टाइम तो दूसरा चीज था। टर्न अराउंड टाइम में मैंने क्या बोला था, थ्रूपुट में देख रहे हो कि 2 सेकेंड या 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट करना। और टर्न अराउंड टाइम मैंने क्या बोला था कि प्रोसेस सबमिशन हुआ सीपीयू के पास, और सीपीयू के पास जितने समय तक रहेगा, ठीक है, वो दोनों का जो इंटरवल है वो क्या कहलाएगा, टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। यानी किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगा, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगा। आप बैंक में गए पैसा जमा करने के लिए, ठीक है, आपको पैसा जमा करने में कितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। अब जिस समय तुम बैंक में पहुंचोगे उसी समय से ना तुम्हारा टाइम स्टार्ट होगा। कि आप घर से 12 बजे निकले, 12 बजे तो हम ऐड नहीं करेंगे। आप बैंक में कितने
इंटर किए। रेडी क्यू में प्रोसेस कब इंटर किया? आप पढ़े होंगे जब एल्गोरिथम पढ़ रहे हो, FCFS पढ़ लिए हो या बहुत सारा एल्गोरिथम आप जब पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन करते थे जैसे? अच्छा, ऑफलाइन में पढ़े होंगे, ऑनलाइन बच्चे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ऑफलाइन में देखते होंगे वहां पर बहुत सारा टर्म मिलता होगा, अराइवल टाइम मिलता होगा, मिलता था ना? ठीक है, फर्स्ट टाइम मिलता था, वही चीज अब मैं बताने वाला हूँ। अराइवल टाइम वही ना होगा कि तुम बैंक में कितने बजे पहुंचते हो। रेडी क्यू में कितने समय, रेडी क्यू में प्रोसेस कब आया, रेडी क्यू में प्रोसेस कब आया, तो वो क्या कहलाएगा? अराइवल टाइम। यानी बैंक में आप कब पहुंचे, हॉस्पिटल में आप कब पहुंचे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अराइवल टाइम, पहुंचने का टाइम। पटना जंक्शन पे आप कब पहुंचे, दैट इज कॉल्ड अराइवल टाइम। अब देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल सबका अब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पे अब इससे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम टर्मिनोलॉजी हेडिंग दे दो, प्रोसेस शेड्यूलिंग, केवल प्रोसेस शेड्यूलिंग टर्मिनोलॉजी कर दो। प्रोसेस शेड्यूलिंग से रिलेटेड कुछ टर्म है, और टर्म क्या है? फर्स्ट में मैंने लिखा एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? कंप्लीशन टाइम नहीं, कंप्लीशन टाइम अलग है। फर्स्ट टाइम सर, या सीपीयू टाइम। सीपीयू टाइम, किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ रहता था 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड तक वो सीपीयू के पास रहेगा ना, तभी ना उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन मानोगे। किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए 10 सेकेंड दिया है एग्जीक्यूशन टाइम, तो 10 सेकेंड तो उसको पास सीपीयू के पास रहना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूशन टाइम या सीपीयू टाइम या बर्स्ट टाइम। तीनों का मतलब यही होता है। एक जब क्वेश्चन मिलेगा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, तो एक तरफ नंबर ऑफ प्रोसेस दिया हुआ रहेगा, एक तरफ एग्जीक्यूशन टाइम। तो ध्यान रखना, एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम या सीपीयू टाइम, तीनों में कोई एक हो सकता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा कि बर्स्ट टाइम क्या होता है, सीपीयू टाइम क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो सकता है। तीनों में से कोई एक रहेगा। क्लियर है ना? टर्न अराउंड टाइम पे अभी हम आए हैं, इसमें कोई तुम लोग को कंफ्यूजन लग रहा है? एग्जीक्यूशन टाइम, बर्स्ट टाइम और सीपीयू टाइम, इसको क्या और कोई दूसरा नाम से जानते हैं? टर्न अराउंड टाइम किस मामले में तुम बोल रहे हो? देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, अब सब यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पे समझना। एग्जीक्यूशन टाइम, अब इसमें आ जाओ। इसके बाद अराइवल टाइम, थर्ड वेटिंग टाइम, फोर कंप्लीशन टाइम, फिफ्थ टर्न अराउंड टाइम, सिक्स रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, ये 7 पॉइंट है, और इस सातों पॉइंट को हम यूज करेंगे, सातों पॉइंट को हम यूज करेंगे एल्गोरिथम में। सातों पॉइंट को हम यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। वो चार्ट जो हम लोग क्रिएट करेंगे वहां पे एग्जीक्यूशन टाइम, अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट अलग से निकाला जाता है। वो भी हम निकालने के लिए बताएंगे। अब ध्यान दो, लिखना बंद करो अब। एग्जीक्यूशन टाइम, बर्स्ट टाइम, सीपीयू टाइम, ठीक है।
किसी भी प्रोसेस को तुमको जो एग्जीक्यूट कराना है उसको जो प्री डिफाइंड जो टाइम एक रहता है किसी भी प्रोसेस का, कि P1 प्रोसेस का 10 सेकेंड एग्जीक्यूशन टाइम है, ठीक है, P2 प्रोसेस का, ठीक है, 5 सेकेंड है, P3 का 4 सेकेंड है। इस यानी कहने का मतलब कि P1 प्रोसेस का अगर एग्जीक्यूशन टाइम 5 सेकेंड है तो यानी हाँ वो 5 सेकेंड तक CPU को यूज करेगा, तभी उसका प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। यानी उसको एक बार में वो एग्जीक्यूट करे या 10 बार में एग्जीक्यूट करे, तुम दोनों केस ना जानते हो, प्रिम्पशन और नॉन प्रिम्पशन। प्रिम्पशन के केस में रनिंग स्टेट से ना हम प्रोसेस को रिमूव कर लेंगे, और नॉन प्रिम्पशन के केस में क्या होता है, एक बार जब प्रोसेस शेड्यूल हो गया तो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट करके ही ना बाहर निकलेगा। अगर किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 5 सेकेंड है तो एक बार वो CPU के पास सबमिट हो गया तो 5 सेकेंड रहने के बाद ही उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिम्पशन या नॉन प्रिम्प्टिव, राइट। और अगर प्रिम्पशन के केस में, प्रिम्प्टिव के केस में, ठीक है, वो हो सकता है कि उस प्रोसेस को अगर 10 सेकेंड एग्जीक्यूशन टाइम हो तो हो सकता है कि उसको 10 बार सबमिट करना पड़े CPU के पास। क्या उसका एग्जीक्यूशन टाइम अगर 8 सेकेंड है तो क्या वो 8 सेकेंड है उसका कम एग्जीक्यूशन टाइम, तो क्या 7 सेकेंड तक CPU के पास रहेगा तो क्या कंप्लीट एग्जीक्यूशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का जो भी एग्जीक्यूशन टाइम दिया गया है उसको एनी हाउ CPU के पास उतने समय तक रहना होगा। तो किसी को कोई डाउट है एग्जीक्यूशन टाइम, बर्स्ट टाइम या CPU टाइम में? नहीं, हाँ वो दिया हुआ रहेगा, एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ रहेगा सभी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अराइवल टाइम, प्रोसेस जिस समय रेडी क्यू में पहुंचेगा, प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जिस समय पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड अराइवल टाइम। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि आपको पैसा जमा करना है, मैंने 10,000 रुपया दिया, आपको बैंक में जमा करना है। आप अपने घर पर हो तो तुम क्या हो, न्यू स्टेट में हो ना, आप अपने घर पे न्यू स्टेट में है। अब आपको लगा कि नहीं अब चलो अब चलना चाहिए, सर का पैसा जमा कर देना चाहिए, ठीक है, आपने निकल गया तो अभी तो आप रेडी स्टेट में जाने के लिए इंटर किए हो। रेडी स्टेट कौन सा है तुम्हारा, कौन सा स्थान रेडी स्टेट कहलाएगा? बैंक सर। कौन सा कहलाएगा? बैंक में आपने घर से 10 बजे चला और 12 बजे बैंक में प्रवेश किया, पहुंचा, इंटर किया, दैट इज कॉल्ड अराइवल। हिंदी बोलो ना, तो इंग्लिश तुम ट्रांसलेट करके बोलना, हिंदी क्या समझा पहले बताओ। नहीं, कहां पर शुरुआत करने का समय? नहीं, वो प्रोसेस किसी काम को स्टार्ट करने के लिए जिस समय वो पहुंचेगा, इस जहां पे वो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं तो सटीक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, डिफिनीशन में अगर आप नहीं लिखेंगे तो डिफिनीशन मैं लिख भी दूंगा या PDF में भी ऑलरेडी डिफिनीशन है। आपको कोशिश करना है कि जो चीज हम समझाएं दिमाग में बन गया कि अराइवल टाइम क्या होता है, तो कोशिश करो कि आप इंग्लिश में खुद से लिखो। अगर नहीं लिख पाओगे तो ऑलरेडी PDF में है। यही तो सीखना है। हम यहाँ A to Z अगर लिखा ही दे, PDF वाला तुम उतार ही लोगे तो तुम जान जाओगे, लेकिन आपको लिखने का कैपेबिलिटी डेवलप करना है आपको। जब हम हिंदी में समझ गए, और एक चीज जान लो, अगर शुरू से आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन हुआ है थ्रू आउट, सही से CBSE बोर्ड से, सब जो भी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम पढ़े हो, ठीक है, और अगर आप बिहार बोर्ड से ही हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं पहले उसको हिंदी में थॉट्स लाते हैं कि इंग्लिश में सोचते हो, हिंदी में सोचते हो कि इंग्लिश में सोचते हो? हिंदी में सोचते हैं हम लोग, और उसको क्विकली हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल लेते हैं। और जिसका कम्युनिकेशन होता है थोड़ा सा वो फास्ट क्विकली बोलता है, उसको आदत लगा है, लैंग्वेज है ना जी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं
कि हिंदी में थॉट्स आता है और उसको इंग्लिश में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके बोल देते हैं, काम चल जाता है, राइट। जो हिंदी में नहीं सोच सकता है, अगर मैंने आपको बोला कि 10 लाइन गांधी जी के बारे में बोलो और हिंदी के बारे में कुछ, गांधी जी के बारे में 10 लाइन कुछ जान ही नहीं रहे हैं, तब कैसे हम उम्मीद करें कि आप इंग्लिश में बोल दीजिएगा। सिंपल सोचो ना। मैं आपको बोलूं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल गेट्स जो है, ठीक है, बिल गेट्स के बारे में 10 लाइन आपको बोलना है और बिल गेट्स के बारे में आप 10 लाइन नहीं जान रहे हो, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अगर हिंदी में तुम जानोगे तो मुझे जरूर लगता है कि इंग्लिश कुछ गलत सही हो, लेकिन तुम बोल दोगे, नहीं बोल दोगे? बोल दोगे। अगर वही चीज मैंने समझा दिया अराइवल टाइम, कि जब प्रोसेस रेडी क्यू में जिस समय पहुंचता है, उस समय को हम लोग क्या कहेंगे, अराइवल टाइम। अब इसको इंग्लिश में लिखो, थोड़ा सा यही होगा कि ग्रामेटिकली आपका क्या हो सकता है, गलत, लेकिन जो बोलोगे जो लिखोगे वो हम समझ जाएंगे और लिखते लिखते आपको आदत लग जाएगा। और वही डिफिनीशन जो मेरा द्वारा लिखाया गया है पीडीएफ में, एग्जैक्ट आप लिख लेंगे तो हो सकता है कि कैपेबिलिटी आपका डेवलप ना हो। अब ये चीज हम सोच रहे हैं कि ये समझा दें और आप नेक्स्ट क्लास में मुझे लिख कर दिखा दें। कैसे लाए थे क्वेश्चन लिखकर? जो क्वेश्चन ला कर लिखे थे तो ऑलरेडी पीडीएफ में है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। हाँ, अब जैसे हो, आप यहाँ पे समझ रहे हो, पीडीएफ में है, वीडियो रिकॉर्डिंग डाल देते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो मतलब लैंग्वेज हो, तो जो पीडीएफ में है देख रहे हो, बुक का तो लैंग्वेज नहीं है, वो अपना ही लैंग्वेज है, ठीक है। देखिए, वो जानते हो उस टर्म के बारे में सारा, वो जानते हो तुम, उतना कैपेबिलिटी है तुमको इंग्लिश। अब शुरू से ही हिंदी में आप इस तरह का, अब जैसे मान लो कि एक बच्चा जन्म लेता है और उसको शुरू से ही इंग्लिश में है, तो उसको हिंदी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो वो अब जैसे अब ये है, जैसे सपोज, ठीक है, मान लो कि कोई भी हिंदी का टर्म है, अब उसके सामने आया ही नहीं कि चावल क्या होता है, रोटी क्या है, वो हमेशा राइस ही नाम सुना, हमेशा ब्रेड ही, और हम लोग सुने दाल भात सब्जी चोखा चटनी। Yes, sir. बात समझो, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, रियल। अब तो एनआईटी बीटेक से, एनआईटी जो बीटेक में है हिंदी में लॉन्च कर रही है न्यू शिक्षा पद्धति में। ऐसा नहीं कि आप हिंदी को इग्नोर कर दीजिए, हाँ, आप उतना इंग्लिश में स्ट्रांग रहिए कि अब कोई देखो, कोई इंग्लिश बोलने वाला है कि ग्रामेटिकली बहुत गलत बोलता है, ग्रामेटिकली बहुत गलत होता है, कोई इंग्लिश बोलने वाला ग्रामेटिकली बिल्कुल सोच समझ कर बोलेगा। ग्रामेटिकली सही वही बोल सकता है जिसको लिटरेचर का नॉलेज है, जिसको लिटरेचर का नॉलेज नहीं है, जिसको लिटरेचर का नॉलेज नहीं, वो इंग्लिश गलत बोलता है। जिसको लिटरेचर, अगर भाषा का अगर ज्ञान नहीं हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, आप सही से कुछ नहीं, व्याकरण का नॉलेज ही नहीं है तो आप शुद्ध हिंदी कैसे बोल सकते हो जी? क्या हम लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, क्योंकि व्याकरण का नॉलेज नहीं। आ रही बात समझ में? बोल दे वर्षा हो रहा है, वर्षा हो रही है ना, लेकिन वर्षा हो रही है ना, तो लिटरेचर का नॉलेज होना चाहिए, भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। क्या कह रहा हूँ, मास्क मास्क अधिक करो। नहीं देखो, इंग्लिश तो उतना होना चाहिए, वही हम नहीं कर रहे हैं कि इंग्लिश नहीं बोले, इंग्लिश तो हम सीखने के लिए कर रहे हैं, और वो कम्युनिकेशन आपको धीरे धीरे, वही तो चीज, लिखने लिखने पढ़ने बोलने से इंग्लिश सही नहीं होगा। अब इसको हम बोल रहे हैं कि हिंदी में तुम लिखो, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में डिफिनीशन दो, और जो चीज हम समझ गए उसको तो हम पूरा विश्वास है कि आप बोल दीजिएगा, उसको कोशिश करना है बस, और कुछ नहीं है। अगर कोई भाषा का नॉलेज सही नहीं हो, विषय सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं हो, और तुम इंग्लिश में खूब टैलेंट हो, क्या तुमको जॉब मिल जाएगा? क्या तुम जावा पढ़ा लोगे? खूब इंग्लिश हम बोलने जा रहे हैं, क्या हम पाइथन पढ़ा लेंगे? तो सब्जेक्ट का पकड़ होना बहुत जरूरी है, और वो तो लैंग्वेज है, वो तो धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेकिन उसको सही करना है। ऐसा करना है कि इंटरव्यू सेशन
इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, उसको सही करना है। लेकिन उसको तभी सही होगा जब आप जैसे कह रहे हैं, ठीक है, आपस में ग्रुप तो अभी तक नहीं बना, ग्रुप नहीं ना बना। तुम लोग का देखो, तुम लोग का सीनियर बैच जो वहां पे है बोरिंग रोड ब्रांच में, ग्रुप डिस्कस, ठीक है, अब देखिए उसमें से लगभग मुझे लगता है कि 20 से 25 से स्टूडेंट बहुत अच्छा है पढ़ने में, और ओएस तो रट गया है, इस तरह से पढ़ा दिए हैं। अब उन लोग का एग्जाम होने वाला है 15 से, ठीक है, 15 से। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा तब ना, जैसे कह रहे हैं वैसे काम ही नहीं कर रहे हैं। बोले थे कि ग्रुप बना लो, ग्रुप बना के पढ़ो, डिस्कस करो। और जानते हो ना कि कोई भी बैच का, मैंने पहले भी बोला था, किसी भी बैच का, ठीक है, आगे आगे चलने वाला 10-15 स्टूडेंट होता है, लेकिन उसी से कल 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और आप इनिशिएट नहीं कीजिएगा तो टीचर जो जिस मतलब ये मतलब मुझे जितना देना होगा उतना हम नहीं दे पाएंगे। और वही 10 से स्टूडेंट अगर मतलब वहां पे एक्टिव रहेंगे तो हो सकता है जितना मुझे पढ़ाना हो सब डिलीवर करते। मुझे लगेगा कि नहीं ये तो बैच ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो चलो स्किप करना हम स्टार्ट करें। आपको पता है कि हम कहाँ स्किप कर देंगे, आपको पता चल जाएगा तब। तो आप मेहनत कीजिएगा तभी टीचर मेहनत करता है। क्या चीज के बारे में? वो तो प्रोजेक्ट थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट मैं ही कराऊंगा, थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट मैं ही कराता हूँ। तो आप सही नहीं कर पाइएगा तो कैसे प्रोजेक्ट, चाहे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, क्या? हाँ, कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी ना, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ना कर रहे हैं। नहीं, ओएस में लैब, ओएस में लैब है तो ओएस का पूरा सी, अब जैसे जितना जो एल्गोरिथम है सारा प्रोग्रामिंग सी में है, तो अभी सब सी का प्रोग्रामिंग कहाँ? ओएस क्या है? अब सी में दो तरह का प्रोग्रामिंग होता है, एक सिस्टम प्रोग्रामिंग और एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो आपको तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग पढ़ना है। सिस्टम प्रोग्रामिंग से क्या होता है, कंपाइलर डिजाइनिंग का वर्क होता है, इंटरप्रेटर डिजाइनिंग का वर्क होता है, लिंकर, लोडर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, ग्राफिक्स ड्राइवर, ये सब होता है। तो आपको फोकस किस पे करना है, इसका कोई लैब नहीं है। चलो इसको कंप्लीट करें। अराइवल टाइम, समय, वेटिंग टाइम। आप फिर समझो वेटिंग टाइम। मैंने बोला, अभी तो मैंने बोला कि अब जैसे आप पैसा लेकर 10,000 पहुंच गए बैंक में, ठीक है, अब पहुंच गए, अब जैसे ही गए, क्या आपका क्यू खाली है, क्या पैसा जमा कर दिए? बैंक तो आपका रेडी क्यू हो गया ना, अब लाइन में लग गए, अब लाइन क्यू में लग गए ना, अब आप रेडी क्यू में लगे हो, तुम क्यू में लगे हो। अब जब आप पहुंच जाइएगा, ठीक है, जहां सबसे फ्रंट में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है, पैसा को देंगे, ठीक है, वहां आपका क्या हुआ, वहां पर आपका क्या हुआ, प्रोसेस सबमिशन हुआ। प्रोसेस क्या हुआ? सबमिशन हुआ। तो जैसे ही प्रोसेस सबमिशन हुआ, वेटिंग टाइम क्या हो गया, समाप्त। जैसे ही प्रोसेस सबमिशन हुआ, जैसे ही आप पैसा दे दिए, काउंटर पे पहुंच गए, ठीक है, अब आप ही का नंबर है और काउंटर पे पहुंच गए, आपका काम स्टार्ट हो गया, प्रोसेस सबमिशन। अब उसको करने में जितना समय लगे, अब उसको कंप्लीट करने में जितना समय लगे, तो वो प्रोसेस जिस समय बैंक में आपका पैसा जमा हो गया, दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम, दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम। अब उस पे अगला पे ना डिपेंड करेगा वहां पे कि वो कितना समय आपको लेगा, ठीक है। तो वेटिंग टाइम किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के पहले जितने समय तक रेडी क्यू में रहता है वो क्या कहलाएगा, वेटिंग टाइम कहलाएगा। क्लियर है ना? वेटिंग टाइम क्यों नहीं हो सकता है? जैसे ही बैंक में गए और कोई वहां पे कस्टमर नहीं है, कोई भी क्लाइंट नहीं है, तो तुम काउंटर पे जाओगे कि ऐसे ही बैठ जाओगे कहीं? बैंक में हम गए और कोई भी तुम्हारे जैसा कस्टमर नहीं है और तुम फर्स्ट कस्टमर हो पहुंचने वाले, तो जैसे तुम वहां पर तो वेट, तुम तो वहां इंटर किए, जैसे इंटर किए तो आपको वेट कहाँ करना पड़ा? अगर जीरो होता है तो तुम्हारे प्रोसेस के लिए तो जीरो हो गया, उसके लिए ना आइडल टाइम है, उससे पहले तो आइडल। हाँ बिल्कुल होगा आइडल टाइम, बिल्कुल होगा आइडल टाइम।
अब बैंक का कर्मचारी के पास कुछ नहीं है, तो वो तो फ्री है, पेपर पढ़ेगा, न्यूज पढ़ेगा, जो भी करना है वो अपना देखेगा, ठीक है। अब तो वो आपके लिए तो वेटिंग टाइम नहीं ना हुआ। आप जैसे ही बैंक में इंटर किए तो तुम अब वेट किस बात का, आप तो डायरेक्ट ना काउंटर पे जाओगे जी, तो वहां आपका वेटिंग टाइम कहाँ है, नहीं है, ठीक है। चलिए, वेटिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जितना समय लगता है, यानी कंप्लीट एग्जीक्यूट करने में जितना समय लगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीशन टाइम कहेंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, कंप्लीशन टाइम, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछना, कंप्लीशन टाइम। आपने गया 10 बजे घर से निकले, आप 11 बजे बैंक में पहुंच गए, बैंक में पहुंच गए, ठीक है। तो आपका वहां पे अराइवल टाइम क्या है, 11, अराइवल टाइम 11 बजे ना, और 11 आपका बजे सर। बैंक में काम कंप्लीट हुआ 12 बजे, तो वो जो टाइम गैप है वो क्या कहलाएगा, कंप्लीशन टाइम। टर्नराउंड। वो क्या कहलाएगा, कंप्लीशन टाइम। जिस समय आपने रेडी क्यू में, जिस समय आपने बैंक में पहुंचा, और बैंक में पहुंचने के बाद जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, कंप्लीशन टाइम। जैसे सपोज यहाँ ऐसे समझो कि आप लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हैं ना, और आपके पहले 4 और क्लाइंट लाइन में लगा हुआ है, तो 4 का तो सर्विस वो मिलेगा, लेकिन आप तो वहां पर उस काम के लिए, उस जिस काम के लिए गए थे आप लाइन में लगे हो ना, ठीक है। अब उसको कंप्लीट होने में, यानी जिस समय आपका अराइवल टाइम हुआ है, जिस समय आप बैंक में गए हो, उस समय का काउंट स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीशन टाइम। क्या कहलाएगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना, जिस समय तुम बैंक में पहुंचे, और अब समझो कि अब वहां काम फाइनल हो गया, अब रिटर्न करिए, दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम और बस टाइम तो अलग हो गया, वो तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में प्रोसेस का टाइम दिया हुआ है कि 5 सेकेंड तक वो सीपीयू के पास रहेगा, वो क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम। अब उस 5 सेकेंड के लिए आपको कितना समय देना पड़ा, 5 सेकेंड तक, उस प्रोसेस को 5 सेकेंड तक एग्जीक्यूट कराने में तुम सारा समय ना ऐड करोगे, रेडी क्यू में कब पहुंचे थे और कब तुम्हारा प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ, किस समय बैंक पहुंचे और कब कंप्लीट काम तुम्हारा एग्जीक्यूट हुआ, वो तक कहलाएगा कंप्लीशन टाइम। अगर हम गए 11 बजे बैंक इंटर किए और 12 बजे काम ये कंप्लीट हुआ, तो 1 घंटा हमारा क्या हुआ, कंप्लीशन टाइम हुआ। और काम कितना का था, 5 सेकेंड का काम था या 5 मिनट का था, तो 5 मिनट तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम था ना, लेकिन उस 5 मिनट को सीपीयू के पास देने के लिए आपको 1 घंटा काम करना पड़ा, तो 1 घंटा वो क्या कहलाएगा, कंप्लीशन टाइम कहलाएगा। क्लियर है, अभी फॉर्मूला पे मत ना होना, फॉर्मूला फिर हम लिखेंगे, अभी तो हम मोटा मोटी एग्जांपल दे रहे हैं, जस्ट अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं। तुम क्या पूछ रहे हो, कहाँ, अराइवल, हाँ बिल्कुल, नहीं, कितने समय तक वो सीपीयू के पास रहा, कितने समय तक वो सीपीयू के पास रहा। हाँ, अब यहाँ पर तुम्हारा टर्न अराउंड टाइम है, क्या है, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी जिस समय प्रोसेस तुम्हारा सबमिट हुआ, आप लाइन वेटिंग खत्म हो गया आपका, जिस समय आपने प्रोसेस, ठीक है, अब 10 बजे हम बैंक पहुंच गए थे, लेकिन हम काउंटर के पास कितने बजे गए, 11 बजे गए, ठीक है, और 11 बजे गए और वहां पे 15 मिनट समय लग गया उस काम को फाइनल करने में, तो वही 15 मिनट ना एक्चुअल तुम्हारा वो क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम, वो क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी, देखो अभी कहाँ बस टाइम का कहाँ चर्चा कर रहे हैं जी, अभी देखो यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर देखो
देखो यहाँ पर कंप्लीट टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, राइट। अब हम बैंक में वहां पे सपोज बैंक मेरा काम जैसे कंप्लीट हुआ मान लो कि 11 बजे और हम कितने बजे गए थे 10 बजे, वो जो माइनस हो गया अराइवल टाइम जो माइनस हो गया वो तुम्हारा क्या कहलाएगा टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला पढ़े होंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम, एक ही होता है, वो तीनों में मत कंफ्यूज करो। यहाँ पर वेटिंग टाइम इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम, जो भी कहो, एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। अब चलो क्या किसमें कंफ्यूज हो रहे हो बोलो। टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम में, बर्स्ट टाइम में केवल किसी प्रोसेस को, जैसे वो तो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम है, जैसे क्लियर है बर्स्ट टाइम या सीपीयू टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम सेम है ना जी। किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन टाइम दे दिया गया है कि 5 सेकेंड, तो जब तक वो सीपीयू के पास 5 सेकेंड नहीं रहेगा तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, लेकिन वो 5 सेकेंड तक, तो 5 सेकेंड तो उसका प्री डिफाइंड टाइम है, तो कोई जरूरी है कि तुमको 5 ही सेकेंड वहां पे लगेगा। उस 5 सेकेंड को करने के लिए टोटल समय कितना लगा, प्रोसेस सबमिशन किस समय हुआ और प्रोसेस कंप्लीट कब हुआ, यानी तुम्हारा टर्न अराउंड, यानी कहने का मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए टोटल समय कितना लगा, टोटल समय कितना लगा। बैंक में आप 10 बजे गए और 11 बजे आपका वर्क परफॉर्म हुआ, तो 11 माइनस 10 तो क्या कहलाएगा टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। फिर बस टाइम पूछ रहे हो, अरे बस टाइम एग्जीक्यूशन टाइम सीपीयू टाइम तीनों क्या है सेम है ना जी। मान लीजिए हम काउंटर पर जाते हैं, उस समय से लेकर सर हम बैंक में एंट्री लिए, हाँ फिर मेरा काम हुआ, वो मेरा टर्न अराउंड सर बताइए। आप बोले जैसे हम फर्स्ट टाइम वो हुआ कि किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना पहले प्री डिफाइंड, वो तो तुमको पहले से ही मालूम है कि P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो उसी 10 सेकेंड को एग्जीक्यूट कराने के लिए तुम्हारा टोटल समय 1 घंटा लगा ना बस। तो जैसे वहाँ पे कैशियर है, कैशियर के मतलब कैशियर के पास मेरा 10 सेकंड का है, वही हम फिर वहाँ पे 1 घंटा वेट करके 10 सेकंड उनको पैसा देते हैं, मेरा काम हो जाता है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम पहले से डिफाइन है कि किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूट करने के लिए 10 सेकेंड है। अब वो 10 सेकेंड के लिए तुम 1 घंटा समय लगा रहे हो कि 2 घंटा तुम्हारा बैंक में लग रहा है, तो वो टाइम क्या कहलाएगा टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा ना। और तुम्हारा जो कंप्लीशन टाइम जो पूछ रहे हो तुमसे पहले मान लो कि 10 है, जब तुम FCFS ये सब पढ़ चुके हो तो वहां पर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि कंप्लीशन टाइम किसको कहते हैं टर्न अराउंड टाइम किसको कहते हैं, वहीं पे प्रैक्टिकल था। अच्छा ठीक है, आज तो समय खत्म हो गया, ऐसे अभी तो मैंने थ्योरेटिकल डिफाइन किया ना, आपको देखिएगा फर्स्ट एल्गोरिथम में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे अराइवल टाइम यूज करेंगे, कहाँ पे वेटिंग टाइम यूज करेंगे, कहाँ पे कंप्लीशन टाइम यूज करेंगे, कहाँ पे टर्न अराउंड टाइम यूज करेंगे। वहाँ पे बोले थे सर जब बैंक में जाएंगे बैंक से निकलेंगे, देखो सीपीयू के पास जो प्रोसेस जितने समय तक रहेगा उसको सीपीयू टाइम या बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। चलो आप वो
नंबर ऑफ प्रोसेस में हम दिखा देते हैं, ध्यान दो। रिस्पॉन्स टाइम, ध्यान दो, रिस्पॉन्स टाइम कहने का मतलब क्या, जिस समय प्रोसेस सबमिट हुआ, जिस समय काउंटर पे पहुंच गए और प्रोसेस को आपने क्या किया, प्रोसेस को आपने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। अगर मान ली कि 10 बजे बैंक में गए थे और 10:25 में आप काउंटर के पास चले गए, 10:25 में आपका प्रोसेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, यानी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना जिस समय स्टार्ट हुआ वो क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स टाइम। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जिस समय स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिस समय आपका पैसा जमा करना वहां पे स्टार्ट किया, वो क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स टाइम। क्लियर है ना? यानी सीपीयू का फर्स्ट सीपीयू, यानी सीपीयू ने आपको कब रिस्पॉन्स दिया, कर्मचारी जो वहां पर बैंक कर्मचारी है कब आपको रिस्पॉन्स दिया, तो जिस समय काउंटर पे वहां पहुंचे हुए तभी ना रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी आप सबसे फ्रंट में है, ठीक है, आपने कागज बढ़ा दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। और थ्रूपुट कहने का मतलब, थ्रूपुट कहने का मतलब कि एक टाइम यूनिट में कितना नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, थ्रूपुट कहलाएगा, कहलाएगा ना थ्रूपुट, ठीक है। जैसे सपोज देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ध्यान दो यहाँ पर तुरंत, देखो कैसे समझोगे। अभी किनका क्लास है, 1 मिनट 5 मिनट लगेगा। देखो यहाँ पर देखना, मान लो कि ये P1 है प्रोसेस और ये P2 है और ये तुम्हारा क्या है, P3 है, राइट। P1 का एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है 8, इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या दिया हुआ है 5, इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या दिया हुआ है 2, राइट। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, बोलो, एग्जीक्यूशन टाइम या फर्स्ट टाइम, राइट, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम, सीपीयू टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। और यहीं पे दिया हुआ है तुम्हारा अराइवल टाइम, ध्यान देना 80 अराइवल टाइम। P1 पहुंच रहा है, ठीक है, P1 पहुंच रहा है यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 0। अब इसका हम, तुम जानते हो ना कि सबसे पहले गैंट चार्ट बनाते हैं, तुम जानते हो गैंट चार्ट होता क्या है, क्या होता है, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। यानी जैसे कोई तुम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट किया, तो जो टाइम स्टार्ट किया था और कब तुम्हारा कंप्लीट हुआ, उस समय के प्रोग्रेसिव रिपोर्ट को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग गैंट चार्ट यूज करते हैं। अरे बात समझ में, चार्ट के थ्रू डेटा को ही ना रिप्रेजेंट करते हो, तो वही प्रोजेक्ट जब 3rd ईयर में प्रोजेक्ट करोगे तो गैंट चार्ट बनाना होगा और दिखाना होगा कि प्रोजेक्ट आपने कब स्टार्ट किया और कब एंड हुआ, कितना कैसे आपने प्रोग्रेसिव वर्क को दिखाना है। उसी तरह से यहाँ जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, बताओ FCFS के थ्रू बताना है। कोई भी प्रोसेस 0 से स्टार्ट होता है गैंट चार्ट ना, सबसे पहले रेडी क्यू में कौन जाएगा, गलत गलत, अराइवल टाइम 3 है सर, 3 जाएगा ना, 3 जाएगा अराइवल टाइम, गलत, 0 सर, नहीं कॉन्सेप्ट है। अरे अराइवल टाइम देखो ना जी, 3 जाएगा सर, P2 कहाँ है, P3 सामने दिखाई दे रहा है, इसका 0। हम ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है, तुम लोग कॉलम फॉर्मेट में लिखे हो ऐसे, हाँ नहीं। तो अब ये P3 का यहाँ पर देखो अराइवल टाइम, तो P3 ना रेडी क्यू में सबसे पहले गया जी, तो रेडी क्यू में चला गया तो P3 CPU के पास शेड्यूल हो गया ना। अब कितने समय तक ये रहेगा, इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 2 है, तो ध्यान देना 2 है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रोसेस का अराइवल टाइम अगर नहीं दिया गया है, तब सभी प्रोसेस रेडी क्यू में 0, यानी किसी क्वेश्चन में अगर अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है तो सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है 0, सभी प्रोसेस रेडी क्यू में एक साथ पहुंचा है। अरे बात समझ में, तब आप जो पहले प्रोसेस दिया हुआ है, पहले P1 है ना, तो पहले P1 शेड्यूल होगा, उसके बाद कौन सा शेड्यूल होगा, P2 शेड्यूल होगा, उसके बाद कौन सा शेड्यूल होगा,
P3 P1 सिविल होगा। ठीक है सर, वेट करें, लेट हो जाएगा ज्यादा ना। नेक्स्ट क्लास में क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा आप, नेक्स्ट क्लास में आपको सारा पता चल जाएगा कि ये सातों टर्म क्या है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिए हो जी, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिए हैं सर। Yes, sir. Complete, sir. नेक्स्ट लिख क्लास लिए। में इसका जब हम लोग प्रैक्टिकल एल्गोरिथम बनाएंगे तो सभी पॉइंट आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है ओके सर। सर। हो गया Thank है। you, sir. Thank you, sir.